यूपीएससी के लिए भी और यूपी के लिए भी उन्हीं की बात करेंगे बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी जो है ये साइंस में, साइंस वैसे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है साइंस में भी, वो दैट इज़ बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। तो बायोलॉजी का एक तो ये वाला पार्ट है जो कि मतलब बताता है कि भाई जो है बायोलॉजी का कौन सी ब्रांच क्या है, इकोलॉजी क्या है और जेनेटिक्स क्या है, और ये तो एक तो ये कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो दो चार क्वेश्चन मतलब होता है, इसको एक बार रट्टा मार लीजिएगा। जैसे जूलॉजी किसकी स्टडी करता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो जूलॉजी के अंदर आपको पता है कि लिविंग और डेड एनिमल दोनों की, एनिमल की जूलॉजी में स्टडी होती है, और उसके अलावा जो है एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है, ये इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके अलावा जूलॉजी के अलावा जो है आपका मतलब एंथ्रोपोलॉजी किसकी स्टडी कही जाती है, तो ह्यूमन की स्टडी तो एंथ्रोपोलॉजी है। इसी तरह से अगर आप फ्लावर की स्टडी की पूछें तो फ्लावर की स्टडी के ऊपर एंथोलॉजी है। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें मतलब कभी कभी पूछता है, तो इसको अगर याद कर सकते हो, मिले तो पूछ लो। हाँ, ये इंसेक्ट वाली जो है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है कि इंसेक्ट की स्टडी को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट की स्टडी को क्या कहते हैं पता है आपको? एंटोमोलॉजी। ठीक है, तो एंटोमोलॉजी के ऊपर भी यहाँ भी क्वेश्चन है, और एक दो जगह और क्वेश्चन मैंने देखा है तो आ जाता है। एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो ये जो से एपीकल्चर जो होता है, रेयरिंग ऑफ द बी, ये याद करो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, दो तीन बार आ चुका है। हॉर्टिकल्चर पता है सबको। सेरिकल्चर जो होता है सिल्क वॉर्म की खेती, ये आपको सबको पहले से आप लोगों ने आई थिंक देखा भी हुआ है। सेरिकल्चर वगैरह के बारे में पढ़ा है ना, सेरिकल्चर वगैरह। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है। उसके बाद फ्लोरिकल्चर है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछता है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आप देखेंगे कि ये बायोनॉमिक्स, ये तुम कहाँ घूम रही हो, नीचे जाओ। उसके बाद देखें ये फिर वही क्वेश्चन देखें, यूपी के लोअर में भी आया, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर। तो अगर इसको कल्चर को याद कर लोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे, वर्मी कल्चर वगैरह। तो ये एक टॉपिक जिससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा आ जाता है आपका, इसके बाद में फिर जो दूसरा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ, इसके अंदर लेमार्क और डार्विन, डार्विन की थ्योरी के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। लेमार्क की थ्योरी के ऊपर तो शायद ही कभी क्वेश्चन पूछा हो, रेयर, ज़्यादा नहीं पूछता है। लेकिन ये जो लेमार्क ये डार्विन है, उनके थ्योरी के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, इसके ऊपर तो यूपी के अंदर एक क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ किसको कहा जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गीज। ये क्वेश्चन यूपी में भी पूछा हुआ है, और यूपीएससी के अंदर भी है ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज वर रिटन बाय, किसने ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज लिखा था? तो ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज बुक ये डार्विन, डार्विन के ऊपर जो है, अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन आएगा तो डार्विन के ऊपर ही आएगा। ठीक है, ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज जो है वो डार्विन ने लिखा हुआ था, ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन एंड फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी आपको याद है, पता है ना? पता है? ठीक है, तो ये याद रखना। लेमार्क की भी जैसे सबसे पहले फर्स्ट मतलब जिस किसने फर्स्ट टाइम इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। ठीक है, उसने कोशिश की, दो ही वाज नॉट करेक्ट, उसकी थ्योरी में फॉल था, लेकिन सबसे पहले जो स्टार्ट किया वो लेमार्क ने किया था। लेकिन अब उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत रेयर पूछेगा। म्यूटेशन थ्योरी जो है वो किसने इनिशिएट की थी? म्यूटेशन थ्योरी, ये म्यूटेशन थ्योरी का क्वेश्चन ये यूपी में आया हुआ है, और ये जानना चाहिए आपको। कौन किसने की थी? हुगो डी वेरिस। हुगो डी वेरिस नॉन एज द फॉर म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। उसने बोला म्यूटेशन से एवोल्यूशन हुआ है, ना कि नेचुरल सिलेक्शन और उससे। तो म्यूटेशन एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और म्यूटेशन जानना चाहिए। म्यूटेशन के मतलब इसमें अब क्वेश्चन आ जाता है कि मैच द फॉलोइंग, तो किसकी कौन सी थ्योरी है, तो इसको याद कर लीजिए, बुक में अच्छा दे रखा है। देखो, ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए इस तरह से, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, दिवेरीज का नाम याद रखिएगा। ऐसे मतलब अब तो कर ही लोगे, क्योंकि एक बार नज़र में आ गया तो कर लोगे। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन, डार्विन को याद करना। ठीक है, एंजाइम हाइपोथेसिस जो है वो टेंटम, टेंटम की थ्योरी होती है, बेटले, बेटले और टेंटम। और जैकब मोनोट, इनकी थ्योरी जो है ये एप्रोन थे, ओपरन थ्योरी है। तो अगर कभी कभी मतलब इस तरह की चीज़ें आए तो एक नज़र रखना ज़रूरी होता है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, मेन फैक्टर ऑफ द इवोल्यूशन क्या है? मेन फैक्टर ऑफ द इवोल्यूशन किसको का आप कहेंगे? तो नेचुरल सिलेक्शन को डार्विन ने कहा हुआ है कि मैं वो है। ठीक है, बाकी आईएएस प्री के अंदर भी इवोल्यूशन की थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, जो आप आसानी से, आईएएस वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। ठीक है, तो इसमें लॉस ऑफ लिम्ब जो होता है वो क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर उसका यूज़ ना किया जाए तो वो मतलब धीरे धीरे उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है, तो ऐसा भी हो जाता है। तो ये भी कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। बीपीएससी वगैरह में फिर है
बीपीएससी वगैरह छोड़ दो। फिर इसके बाद में आपका यूपी के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। डायनासोर कौन से उसमें थे, कौन से मतलब रेप्टाइल्स है, तो मेसोजोइक रेप्टाइल्स कहा जाता है। मेसोजोइक एरा में एज में जो है ये डायनासोर माना जाता है, ठीक है। और ये माना जाता है कि ये लगभग 180 मिलियन ईयर अप्रॉक्सीमेटली 250 से लेकर 265 मिलियन ईयर अगो ये डायनासोर वगैरह पाए जाते थे। तो ये वाला अगर क्वेश्चन कभी आ जाए तो मेसोजोइक आप बस याद रखिएगा, ठीक है। मेसोजोइक रेप्टाइल्स थे ये, रेप्टाइल्स मेसोजोइक रेप्टाइल्स थे या बर्ड्स थे, क्वेश्चन आ जाता है तो रेप्टाइल्स माना जाता है इनको, ठीक है। ओके, कभी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा, ठीक। डायनासोर वर इन कौन से इरा में थे, फिर ये क्वेश्चन आता है कि मेसोजोइक इरा में। मेसोजोइक इरा में रेप्टाइल्स की कैटेगरी में इनको रखा जाता है, ठीक है। ओके, उसके बाद में टेक्सोनॉमी वगैरह के ऊपर तो कुछ खास वो नहीं है, क्योंकि किंगडम फाइलम वगैरह वाला वही सारा है। तो अगर अगर आप याद कर पाओ, जिन लोगों का बैकग्राउंड है वो अच्छे से कर लेंगे, जिन लोगों का बैकग्राउंड नहीं है वो मैमल याद कर लें, वीवी पोरस क्या होते हैं, ओवी पोरस क्या होते हैं वो याद कर लें, ठीक है। बस बहुत है, और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की अपनी ज़रूरत नहीं है, खपाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा है और जो प्रोडक्शन कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, और उसके अलावा अमीबा वगैरह सीडोपोडिया कौन बनाता है, इस टाइप की चीज़ें याद रख लो। बैक्टीरिया, फंगी और वायरस वो मैं पहले बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन जो है ये देखिए, कंसिडर फॉलोइंग आर्टिफिशियल सिंथेसिस मीडियम, ये वाला जो है देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी का 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है इस वन वर्ड घुमा के। क्या पूछा है देखो, बैक्टीरिया, फंगी और वायरस, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव कैन कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम, किसको हम आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम में कल्चर कर सकते हैं, कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंट। बैक्टीरिया एंड फंगी कैन बी कल्चर्ड, बैक्टीरिया और फंगी आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम, मैनी ऑफ देम कैन ग्रो और न्यूट्रिटिव मीडिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वायरस कैन बी ग्रो इनटू द वाइवो, वाइवो मतलब क्या होता है, विद इन द होल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल, इन वेटो आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ सेल ऑफ आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे वायरस कैन बी ग्रोन इन वाइवो और इन विट्रो। इन वाइवो क्या होता है, इन विट्रो क्या होता है, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या था कि आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम में जो है वो कौन हो सकता है, तो बैक्टीरिया और फंगी जो है दैट दे कैन बी कल्चर इन द आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम एंड ग्रो न्यूट्रिटिव मीडियम में, many of them can be grow on nutritive medium to form colony and that can be seen with the naked eyes. Virus required a living host cell for replication. इसके लिए उसको लिविंग होस्ट सेल वायरस को जरूरत होती है एक्वायर करने, कैन नॉट बी कल्चर्ड, दे कैन नॉट बी कल्चर्ड इन द आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम ड्यू टू द लैक ऑफ मेटाबॉलिक मशीनरी इन देयर ओन। और ये आप लोगों को पता ही है कि वायरस जो होते हैं वो बेसिकली मतलब डेड रहते हैं जब तक कि उनको कोई होस्ट नहीं मिल जाता है, वो डेड पड़े रहते हैं, और जब उनको कोई होस्ट मिलता है, इतना तो बेसिक बात आपको पता ही होगी, तब वो एक्टिव हो जाते हैं। और वो वायरस जो होता है इन वीवो एक्टिव हो सकते हैं या इन विट्रो हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, इन वीवो और इन विट्रो, वीवो एंड विट्रो, ये दो वर्ड याद रखिएगा। वीवो मतलब पता है आप लोग बायोलॉजी के बैकग्राउंड से जो लोग हैं वैसे भी वीवो पता होगा कि लिविंग के, ये मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो प्लांट है या एनिमल उसके अंदर, तो ये वीवो कहेंगे। विट्रो मतलब आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ सेल और आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। तो ये है मतलब लेकिन उसके लिए लिविंग होस्ट होना ज़रूरी, मतलब सेल वगैरह या कोई ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जो उसमें वो सर्वाइव कर सके, ठीक है। इन्फेक्टेड होस्ट सेल जैसे यूकैरियोटिक और प्रोटिक कैन कल्चर्ड एंड ग्रो एंड देन ग्रोथ ऑफ मीडियम कैन बी हार्वेस्टेड सोर्स ऑफ वायरस। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि आर्टिफिशियल मीडियम में जो है वायरस जो है ज़्यादातर लिविंग उसमें होता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। और उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आईएएस प्री का क्वेश्चन 2002 में आया हुआ है, ठीक है ना। सारे जो आपका क्या नाम है एसोनोडर्म हैं वो वेविपोरस हैं, ये बोल रहा है, कौन सा करेक्ट नहीं है। राउंड वार्म जो है वो नॉट सर्कुलर सिस्टम में, राउंड वार्म हैज़ नो circulatory system. In bony fish, swim bladder is usually present. A cartilaginous fish and the fertilizer is internal. तो यहाँ पे जो दे रखा है कॉमन नेम जो मेंबर, देखो मैरिन ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं इसमें ये बस जैसे बोल रहा है ना कि वीवी पोरस है, वीवी पोरस का मतलब और ओवी पोरस का मतलब जानते हैं आप लोग ना। वीवी पोरस क्या होता है, ओवी पोरस क्या होता है।
ये पता है ना? बोलो भाई। वीवी पोरस ओवी पोरस पता है ना? ओवी पोरस किसको कहते हैं, वीवी पोरस कहते हैं, किसको कहते हैं, नहीं पता है? ओविपोरस वो होते हैं जो अंडे देते हैं, ठीक। वीविपोरस वो होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो कैसे आंसर दोगे। ओविपोरस वो होते हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है। और क्या नाम है, वीविपोरस वो होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं और दूध पिलाते हैं, ठीक है। चमगादड़ ओविपोरस है या वीविपोरस है, अब बताओ। बैट जो होता है वो ओविपोरस है या वीविपोरस है, मतलब सिंपल चीजें जानो आप तो फिर ठीक है। कैसा होता है? वीविपोरस है। तो वो मैमल है, जो बच्चे पैदा करते हैं और जो दूध पिलाते हैं वो मैमल होते हैं, ठीक है ना? ठीक है। तो इसको ऐसे चीजें समझ लो, थोड़ा बहुत चीजें अगर जानोगे तो भी काम चल जाएगा। कम से कम वीवी पोरस ओवी पोरस ऐसे पूछ लेता है कि कौन सा इसमें से वीवी पोरस है, कौन सा ओवी पोरस है। ठीक है। अब बैट जो है वो लगता तो है कि वो बर्ड है, ठीक है, लेकिन वो बर्ड नहीं है, वो मैमल है। क्योंकि वो ओविपोरस वीविपोरस है, ठीक है ना। वो दूध पिलाता है। इसी तरह ब्लू व्हेल, सबसे बड़ी मैमल जो है ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल अंडे नहीं देती है, वैसे मछलियां बहुत सारी अंडी देती हैं, लेकिन ब्लू व्हेल जो है, सारी मछलियां लगभग अंडी देती हैं, लेकिन जो ब्लू व्हेल है वो अंडे नहीं देती, वो बच्चे देती है और बच्चे पैदा करती है, और वो क्या नाम है, सबसे बड़ी मैमल है, ठीक है ना। और दूध पिलाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर मतलब कोई इसमें से मतलब कोई भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो लार्जेस्ट मैमल कौन सा है, क्वेश्चन आया भी हुआ है, ये देखो। आ ही गया, मैंने बोल ही रहा था, आई है। विच ऑफ द लार्जेस्ट मैमल कौन सा है, ठीक है। कौन सा है? वेल, ठीक है। ब्लू व्हेल सबसे लार्जेस्ट मैमल है, ये क्वेश्चन आता है। और मैमल होने का मतलब क्या है, मैमल होने का मतलब है बच्चे पैदा करना। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये व्हेल जो है वो लार्जेस्ट मैमल होता है एवर नोन, जो अर्थ में रह रही है। और लार्जेस्ट एनिमल जो है वो एवर जिस 33 मीटर, मोर देन 180 टन, ठीक है। और ये जो है बेसिकली ब्लू व्हेल, सबसे बड़ी साइज की, यानी मैमल में सबसे बड़ी जो है वो ब्लू व्हेल है, ठीक है। तो ये मैमल सबसे बड़ी मैमल होती है, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए। मैमल कैपेबल ऑफ फ्लाइंग इज, कौन सा मैमल है जो उड़ सकता है? तो मैमल में कौन सा मैमल है, तो ध्यान रखिए, बैट, ये अभी अभी क्वेश्चन पूछा मैंने, बैट मैमल है नहीं, ठीक है। क्योंकि ये मैमल है, ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच वगैरह जो है, ऑस्ट्रिच इज नॉट अ मैमल, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ऐसे मतलब ये थोड़ा सा कभी कभी ऐसे इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको देख लीजिएगा इसमें से, ठीक है, कि कौन सा मैमल होता है कौन सा नहीं। तो वो बस वीवी पोरस ओवी पोरस और मैमल कौन सा है, बस ये थोड़ा बहुत अगर याद रखेंगे तो नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड वालों के लिए ठीक है, बहुत है, ठीक है। कुछ ज़्यादा मतलब पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मतलब ज़्यादा आपको मैं साइंस इसमें नहीं ले जा सकता, क्योंकि जब आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा डीप डेप्थ में बहुत सारी बातें समझ में नहीं आने वाली है, और इतने कम टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। तो जब कभी वक्त मिलेगा तो पढ़िएगा, अभी सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें जिससे आप कर भी ले जाओ और याद रह जाए, वही चीज़ें कर लो, ठीक है। अब जिन बच्चों को इतना नहीं पता कि वो वी पोरस ओ वी पोरस क्या होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा बायोलॉजी में घुसने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। उतना ही पढ़ लो जितना मतलब आप कर ले जाओ, ठीक है। तो ये वाले जो है ये पार्ट में हार्बीवोरस और ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, हार्बीवोरस क्या होता है, ओमनीवोरस क्या होता है, सब बता चुका हूँ। तो अब आ जाओ उसके बाद में जो है, जो मेन टॉपिक पे हम किस पे बात कर रहे थे, सेल के ऊपर। तो सेल के ऊपर आप लोगों ने दो चार पॉइंट्स आपको याद ही रहे होंगे। फाउंडर किसने डिस्कवर किया था सेल को, नाम बताओ। अभी आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है, डीएनए जो है, इस ये भी सब ऑर्गेनेल्स वगैरह वाले इस क्वेश्चन कर लिया होगा। कह रहा है कि आउटसाइड जो ऑर्गेन, ये न्यूक्लियस से बहुत बार यूपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2001 में पूछा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई जो सेल के बाहर जो है वो डीएनए कहाँ मिलता है, तो एक ही जगह मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। मतलब उसके क्या नाम है, उसके न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल, या कभी कभी ऐसे ही सेल पूछेगा, डीएनए पूछेगा, कभी कभी जेनेटिक मटेरियल पूछेगा, तो वो ध्यान रखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलता है, ठीक है ना। बस इतना याद रखो। ओके, उसके बाद में सेल के बाद में वो एनिमल सेल जो होता है, कौन सा है एनिमल सेल के अंदर, कौन सी चीज़, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। उसमें सेल वॉल होता है, सेल वॉल नहीं होता, स्किन होता है, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल, ये हम बहुत पेट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता रहता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है ना, वो तो पता ही होगा, है ना। और सुसाइड बैग किसको कहते हैं? हाँ, तो ये सब क्वेश्चन आए हुए होंगे, इसको सबको देख लेना, ठीक है। ये आया हुआ है क्या क्वेश्चन, सुसाइड बैग किसको कहते हैं, आया होगा ना। वैसे मैंने बताया था क्लास में, आई थिंक बताया तो था ही, बताया।
लेकिन लेकिन मैंने बताया हुआ है, तो इसका क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन है लेकिन इसमें नहीं है दिया हुआ है। लेकिन मतलब बहुत सारे एग्जाम में, छोटे मोटे यूपीएससी के एग्जाम में कई सारे पूछे, बहुत सारे एग्जाम इसने कवर भी नहीं किया। फादर ऑफ मॉडर्न मॉडर्न जेनेटिक्स को कहते हैं, सबको पता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। जिसने भी अगर मतलब पढ़ा है ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम तो सभी को पता है। अनुवांशिकी के फादर किसको कहते हैं, फादर हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स, इतना तो पढ़ा ही होगा, है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, पढ़ा है ना सबने। ये तो मेंडल मेंडल के ऊपर है। जीन्स, जीन क्या है, जीन क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए है, डीएनए का मतलब सेगमेंट है डीएनए का, ये पूछा हुआ है। तो सेल, और उसके बाद में फिर अच्छा, डीएनए की को डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने बनाया था, वाटसन ने, क्रिक ने, ये तो रटा होगा आपने, बचपन से पढ़ा होगा, है ना। वाटसन और क्रिक के लिए उसको, उसके जेनेटिक्स में उसको क्या नाम है, वो भी नोबेल प्राइज भी मिला था, ये पता है ना। बोलो भाई। हाँ, पता है ये कि वाटसन और क्रिक ने बना किया था ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये उसमें जो मैंने आपको डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाया था ना, ये इसके अंदर ये क्या नाम है, जो लिंकेज होती है ग्यूनिन और साइटोसिन वगैरह वाली, याद है। हैं? हाँ, अरे भाई वो तो ठीक है, वाटसन क्रिक ने किया था, लेकिन मतलब इन लोगों को मैंने बताया था, इन लोगों को याद है, पूछ रहा हूँ। हरविंद गोविंद खुराना को किस चीज़ के लिए क्रेडिट दिया जाता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की उन्होंने डिस्कवरी की थी, इसलिए क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है, ओके। किसने जो है ये क्वेश्चन आया है, उसके बाद में जंपिंग जीन्स किसको कहते हैं, जंपिंग हु डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ जंपिंग जीन्स, किसने डिस्कवर किया था, ये आईएएस प्री के अंदर 1993 में पूछा हुआ है कि किसने जंपिंग जीन की बात की थी, जंपिंग जीन्स किसने किया था। बारबरा मैट क्लिंटॉक, इस इन्होंने किया था, और इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ जंपिंग जीन्स कहा था। सी वॉज awarded Nobel Prize in 1983 for its special research in the medical science while researching the heredity in the corn plant. ठीक है, हाँ, she shows that she shows that, ये गलत लिख दिया ही, some hereditary element are able to move chromosomes। ठीक है, she found in her study that there are some spot of grain of corn by the hereditary change done by jumping gene। ठीक है, then the conclusion is given that every cell has a part of DNA which are important in the development। हर पार्ट डीएनए का इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इसमें ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है, विच कंपाउंड प्रेजेंट इन डीएनए डज नॉट फॉर्म एमिनो एसिड, कौन सा कंपाउंड जो होता है वो डीएनए में एमिनो एसिड नहीं बनाता है। तो ये क्या नाम है, टायरोसिन। ठीक है, टायरोसिन, और उसके अलावा जो है बाकी एडनिन, ग्यूनिन और साइटोसिन, ये सब इसमें है। उसमें थायमीन होता है, टायरोसिन नहीं होता है, आप लोगों ने देखा होगा, थायमीन होता है ना, ये टायरोसिन नहीं होता है। ओके, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया था एक क्वेश्चन, पता नहीं कभी कभी दे देते हैं पागलों वाले। और वो आपको पता है भी है ये कि अच्छा, ये राइबोजिम्स आर क्या है, राइबोजिम्स क्या होते हैं, राइबोजिम्स क्या होता है, राइबोजिम राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए होते हैं। हाँ, क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स ये नहीं नहीं, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रोमोजोम्स नंबर इन एनी स्पेसी कितने होते हैं, कांस्टेंट होते हैं किसी स्पेसी में। अरे ये नंबर नहीं पूछ रहा है, नंबर नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कांस्टेंट होते हैं, या एज के साथ डिक्रीज होते हैं या इंक्रीज होते हैं, तो पता है कांस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। इसमें से ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल में पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेक्स क्रोमोसोम्स, मंकी, क्या नाम है, टाइगर, बटरफ्लाई या लिजर्ड, किसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते, बताओ। ये एक्चुअल में ये जो है ना, ये एक मतलब वो है, मार्फोलॉजिकल रिकॉग्निजेबल सेक्स
क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि सेक्स क्रोमोसोम्स ऐसा नहीं होता, लेकिन ये क्या मॉर्फोलॉजिकल रिकॉग्निजेबल सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते लिज़ार्ड के अंदर, और इसलिए मतलब जैसे हमारे एक्स वाई मतलब क्लियरली जो आइडेंटिफाई हो जाते हैं ना, वो उस तरह से नहीं होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये स्पेशल में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये डिबेट बहुत मतलब ऐसा वो है कि अच्छी खासी रिसर्च की ज़रूरत है। क्रोमोसोम्स में ये कह रहा है हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन, तो उसमें आप लोग मत जाइएगा जो लोग नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन द ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो पेयर में आपको पता है, वैसे पेयर में 23 पेयर होते हैं, तो उसमें 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, पेयर में होता है वो। और जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, मेल मेल के अंदर एक जो होता है इसका सब कॉमन होता है, लेकिन फिर एक्स एक्स वाई मेल के अंदर और फीमेल के अंदर एक्स एक्स होता है। जिन लोगों का नॉन नॉन साइंस बैकग्राउंड है वो ऐसे याद कर लेंगे। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इसको रट्टा मार लीजिए। जो लोग नाइन साइंस बैकग्राउंड है बस उतना भी याद रखेंगे तो आपके लिए काम हो जाएगा। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो बायो फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो है बायो फर्टिलाइजर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो बायो फर्टिलाइजर में एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि भाई ये जो है अजोला ब्रूगलिन एल्गीज जो है ये क्या बायो फर्टिलाइजर होते हैं। यस होते हैं। अल्फा अल्फा क्या है? तो कि अल्फा 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 पता है ना आपको क्या है? अल्फा अल्फा क्या होता है पता है? बताया अल्फा अल्फा क्या होता है आप लोगों को, मैंने बताया तो है। ठीक है, तो ठीक है, ये जो है एक तरह से पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट है। और इस तरह से बायो फर्टिलाइजर जो है ये पूछता है कि बायो फर्टिलाइजर जो है वो कौन सा है, फिर वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। तो थोड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन होता है। बायो फर्टिलाइजर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर, तो कौन सा बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है? तो सारा यूज हो सकता है। राइजोबियम्स भी हो सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गीज भी हो सकते हैं, अजोला भी हो सकता है, ऐसा कुछ सब कुछ यूज हो सकता है। यूपीपी से पूछता है फिर उसी तरह का नाइट्रोजन फिक्सेशन एलिमेंट, वो मैंने आप लोगों को याद भी करवाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सेशन एलिमेंट, तो आप लोगों को मैंने ये याद करवाया था ना। सिम्बायोटिक रिलेशन में जो है क्या नाम है एजोबैक्टर वगैरह वो सब बताया हुआ है, तो सिर्फ क्या नाम है ठीक है माइक्रोजिया जो है इसको मैंने उसमें नाइट्रोजन उसमें तो पढ़ाया नहीं था, माइक्रोजिया के बारे में बात ही नहीं हुई थी उसमें नाइट्रोजन साइकिल में, तो उसको याद रखिएगा कि यार ये तो नहीं सुना है, बाकी तो सुने सुने से लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर, कौन सा बायो फर्टिलाइजर का सोर्स है? एजोला है। एजोला जो है बायो फर्टिलाइजर, ये जो है केपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड दे, और इस वजह से ये बायो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज होते हैं एजोला वगैरह। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो भी करेगा वो क्या नाम है बायोलॉजिकल फैक्ट, मतलब एक तरह से बायो फर्टिलाइजर्स वही होते हैं जो मतलब क्या करते हैं कि आपके प्लांट वगैरह ग्रोथ वगैरह में हेल्प करते हैं। एजोबैक्टर वगैरह याद रखिएगा, एजोबैक्टर वगैरह का नाम हम पहले भी बता चुके हैं आपको। नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह पता है आपको, डिनाइट्रिफिकेशन पता है, ये मैंने बताया रखा है ना भाई। साइनोबैक्टीरिया वगैरह के बारे में बात कर रखी है, तो थोड़ा बहुत देखो, थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया रहेगा ही, तो आप कर लोगे, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। एजोबैक्टर एजोला ये सब पर मैंने थोड़ा बता भी रखा है पहले। बायो फर्टिलाइजर में से कौन सा यूज होगा? जाहिर सी बात है इसमें से माइक्रोजन विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोजन आर यूज्ड एज अ ये बायो फर्टिलाइजर, कौन सा बायो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज होता है? फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस, तो साइनोबैक्टीरिया यूज होता है। ठीक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको दो चार बार वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो कुछ एजोला गिव द गुड बायो फर्टिलाइजर व्हेन इट मिक्स विद, किसके साथ मिक्स होगा? ब्रूगिन एल्गीज के साथ मिक्स हो जाएगा तो अच्छा खासा जो है वो दे देगा, क्या नाम है बायो फर्टिलाइजर बना देगा। तो बायो फर्टिलाइजर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। उसके बाद में मसल वसल का सिस्टम है, इसके ऊपर क्वेश्चन कम ही आते हैं। उसमें जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी यूपी वगैरह के अंदर तो क्वेश्चन आपको देखो, जैसे ये परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एडल्ट एमन, तो ये स्केलेटन पे नहीं है। ह्यूमन बॉडी का 75% जो है, या 65% या क्या नाम है 10% या 30% जो है क्या है एडल्ट ह्यूमन में जो है कितना परसेंटेज लगभग वाटर होता है? तो कितना परसेंटेज वाटर होता है समा ह्यूमन की बॉडी में कितना परसेंटेज वाटर होता है एडल्ट ह्यूमन की बॉडी में? 3/4 का मतलब कितना हुआ बताओ? 75%। अब इसमें दे दिया 65%, 75%, तो तुम कौन सा लगाओगी? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सामने देखो क्या है, परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एडल्ट ह्यूमन में क्या लगाओगी? 65 देगा, 75 देगा, तो क्या लगाओगी? ये सब तो तुम्हारा सब्जेक्ट है, फटाफट बताओ जल्दी, टाइम ना वेस्ट करो। दिख नहीं रहा है? कितना होता है भाई वाटर कितना होता है? 75% या 65% कितना होता है? क्योंकि ये लोग 3/4 बोलते हैं, और 3/4 का मतलब तो 75% हो जाता है भाई।
मतलब मेरी जो गणित है वो यही है ना कि थ्री फोर्थ का मतलब जो होता है, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा थ्री फोर्थ को, तो कितना परसेंट बनेगा? 75% बनेगा ना। मैंने 74, मैंने तो ये सुना था कि तुम कह रही हो थ्री फोर्थ। तो ये तो थ्री फोर्थ का मतलब 75% हुआ, तो इसमें आंसर 65 दे रखा है, बताओ किसको मानूं? कौन बताएगा? अब तुम बताओ। तुम बताओ, तुम तो बायोलॉजी बैकग्राउंड की हो। कौन 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 बताएगा भाई? 65% है, 75% है, बताओ। नहीं, ऐसा सुन लो, इसको देख लो, बदमाशी नहीं करो। वाटर एडल्ट मैन में जो है वो 60 to 65% होता है, ठीक है ना। और जो बॉर्न इन्फेंट होते हैं उनके अंदर 78% होता है। इन्फेंट जो 1 साल के होते हैं, बाई 1 ईयर ऑफ एज 65% रह जाता है पानी। ठीक है, जो वाटर की रियल मात्रा है वो लगभग 60 से 65% होती है। ठीक है, 75% नहीं होती है। रियल जो मात्रा वाटर की होती है, बाकी मतलब कहने के लिए जब बच्चा पैदा होता है तब उसकी 78% बॉडी में वाटर होता है। लेकिन फिर वो जो है और ऑर्गन्स वगैरह बनते हैं तो टिश्यूज उसको रिप्लेस करते हैं। टोटल मिला के जो है मतलब जो है 60, मतलब ओवरऑल परसेंटेज जो वाटर की होती है वो 60 to 65% होती है। ब्रेन और हार्ट में 73% वाटर होता है। लंग्स के अंदर 83% अबाउट वाटर होता है, ठीक है ना। तो ओके, तो ये अलग अलग है। एवरेज परसेंटेज जो है, स्किन के अंदर 64% जो है वाटर है। मसल्स और किडनी के अंदर 79% वाटर है। बोन के अंदर 31% वाटर है। और जब इसका सबका एवरेज लेते हैं तो वो 60 to 65 आता है, ना कि 75। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जो अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें। ठीक है, ये जीके में मतलब वो है, बाकी वो है न, अच्छा एक चीज़, जो है 99% जो मास है ह्यूमन बॉडी का वो इन्हीं एलिमेंट से मिलकर बना है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, क्या नाम है, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। यह सब कुछ है, ठीक है। 99% यही है इसमें, ठीक है। उसके अलावा जो है बाकी माइनर, इसको इसको मैक्रो एलिमेंट्स कहते हैं, ये जो मैक्रो एलिमेंट्स है बॉडी के। बाकी जो है माइक्रो एलिमेंट्स भी होते हैं, छोटे मोटे एसेंशियल कुछ एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर बॉडी इसी से बनी हुई है। ठीक है, कार्बन। अच्छा, तो ये सब थोड़ा थोड़ा बहुत फैक्चुअल चीज़ें हैं जिसमें इंसान अच्छे अच्छे बायोलॉजी वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे अब ये क्वेश्चन पूछा है, तो अब यहाँ दे दिया क्वेश्चन, जैसे कि अब देखो पहला क्वेश्चन ये दे दिया उसने, वेट ऑफ द बॉडी मोस्टली मेड ऑफ द, अच्छा जो बॉडी का वेट है, ठीक है, और बॉडी इज मोस्टली मेड अप ऑफ क्या है, फ्रॉम वाटर। सब लोग ऐसे बोलेंगे वाटर। सेवन, अब इसमें दे दिया एवरेज 60 to 70% वाटर है। तब जब 75 के कैटेगरी में चला जाएगा ना, तब फिर वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ वाटर इन्फेंट के अंदर ज़्यादा होता है, 75 से 78% होता है। तो अडल्ट ह्यूमन, उसने पहले ही बताया कि अडल्ट ह्यूमन का बताओ। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर लगभग 70% के आसपास वाटर क्या होता है, और एडल्ट ह्यूमन के अंदर लगभग 65% होता है। इन्फेंट के अंदर लगभग 78% के आसपास तक हो जाता है, 75 से ऊपर होता है। तो मोस्ट अबंडेंट एनिमल इन द ह्यूमन बॉडी क्या है, तो ऑक्सीजन। ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट अमाउंट ऑफ एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी इज क्या है, कैल्शियम होता है। कैल्शियम हड्डियों में होता है, सब में। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अंदर परसेंटेज में कौन सा एलिमेंट हाई है, तो वही फिर ऑक्सीजन। इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि ऑक्सीजन हाई लेवल पे होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। कितने हैं होते हैं एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर, कितनी होती हैं? 206 की 206 हड्डियां तोड़ दूंगा बोलते तो रहते हैं लोग, है ना। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो सब तो है, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन उससे नहीं बने। सबसे बड़ी जो बोन होती है सबको पता है, कौन सी बोन है भाई सबसे बड़ी? बोलो, क्या होता है? बच्चों को बचपन में पढ़ते आ रहे हो, जल्दी बताओ, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन सी बोन सबसे बड़ी होती है, सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बता दो। हाँ, थाई बोन का नाम क्या है? थाई बोन का नाम क्या है, जल्दी बोलो यार। समा। तो फिर इतना देर काहे लगाती हो बोलने में? और क्या नाम है, एयर बोन सबसे छोटी होती है, सबसे सॉफ्ट होती है। कौन सी बोन सबसे सॉफ्ट होती है, सबसे छोटी होती है? सबसे सॉफ्ट कौन सी बोन होती है, हाँ पहले ये बताओ। हम्म, बोलो। सबसे सॉफ्ट बोन कौन सी होती है? बोल। क्या नाम होता है उस बोन का? हम्म,
थाई के फीमर बोन, इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये वाली फीमर बोन, ठीक है। बताओ भाई, ये ईयर वाली बोन को क्या कहते हैं? अरे चलो, समा को नहीं पता है, और लोगों को तो पता है, और लोगों को तो पता है, और बताओ भाई सब लोग, क्या कहते हैं ईयर वाली बोन को? कुछ पढ़ा है आप लोगों ने कि कुछ पता है पहले से, कुछ जानते हैं, कुछ थोड़ा बहुत? कार्टिलेज है कि बोन है? अच्छा, कार्टिलेज और बोन में क्या फर्क है ये तो बता दो, कुछ थोड़ा बहुत तो जानो यार। हाँ? ये सब तो बहुत बेसिक चीजें हैं। बोन और उसमें कार्टिलेज में क्या फर्क है? कार्टिलेज क्या होता है यार? लिगामेंट, टेंडम, ये सब तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने। बोन और कार्टिलेज, बोन टिश्यूज, कार्टिलेज टिश्यूज, ये सब पढ़ा नहीं पढ़ा है क्या? अच्छा चलो, ये बताओ कि विच इज द स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? क्वेश्चन बताओ जल्दी, कहाँ की बोन सबसे छोटी होती है? क्या होता है? हैमर सबसे छोटी होती है, एनविल, एनविल सबसे छोटी होती है, हाँ, या स्टेप्स होती हैं, कौन सी सबसे छोटी होती है? सबसे छो कार्टिलेज बोन नहीं होती, कार्टिलेज अलग वो कैटेगरी है और बोन अलग कैटेगरी है। बायोलॉजी के स्टूडेंट को कैसी पता है? मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, कुछ भी रुक जाओ, कितना भी पढ़ लो, लेकिन तुम लोग हमेशा ध्यान रखो, यूपीएससी जब पढ़ता है आदमी ना, तो उसको अच्छे लेवल पे चीज़ें पता होती हैं, खेला ना करो, ठीक है? चलो, छोड़ो, इतना टाइम वे है नहीं कि मैं वेस्ट करूँ। चलो पढ़ लेना, ठीक है? देख लेना अपना, उसके बाद में फिर आ जाओ। कान वाला और क्या नाम है, नाक वाला डाउट सारा क्लियर हो जाएगा अपना, क्या नाम है, क्वेश्चन आएगा तब, क्वेश्चन अगर है तो रेलेवेंट, तो उसकी क्लियर कर लेंगे, क्वेश्चन है ही नहीं उसके ऊपर, ऐसे ही पूछ लिया था, तुम लोग बता ही नहीं रहे, तो मैं क्या करूँ? चलो, कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग यार, जल्दी बताओ। ये सेल हमने देख लिया, उसके बाद में हम लोगों ने स्केलेटन पे भी आ गए, जबकि वो हमारा टॉपिक नहीं था करने का। फिर उसके बाद में फिर हम लोग आए कौन सा टॉपिक, इसके बाद मैंने क्या मार्क किया था यार, जल्दी बताओ कौन से पेज पे है, क्या मार्क? हाँ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, 11 बज रहे हैं यार, इतना टाइम थोड़ी ना है किसी। सेल मार्क कर लिया था सर, सेल कर लिया आप लोगों ने ना? सर हरवर गोविंद खुराना, बायो फर्टिलाइजर कर लिया। बायो फर्टिलाइजर के बाद हमने क्या मार्क किया था, जल्दी बताओ? एंजाइम्स मार्क किया होगा, एंजाइम्स ही तो है, और कोई उससे पहले है कुछ मार्क? डाइजेस्टिव सिस्टम मार्क किया था ना? डाइजेस्टिव सिस्टम सबको पता होगा, म्यूकस पेप्सिन वो सब याद है? हाँ, तो इसमें से याद रखना कि कौन सा जूस यहाँ से निकलता है, ठीक है? स्टमक से क्या निकलता है, और क्या नाम है, गाल ब्लैडर से क्या निकलता है, और वो बचपन से ये पढ़ते आ रहे हो ना, इंटेस्टाइन से क्या निकलता है, वो याद है? हैं? बताओ, डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, वो सब याद है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो? हैं? तो वो सब जो बकल कैविटी मुंह होता है, एसोफेगस क्या होता है, और एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स, अच्छा एंजाइम क्या होता है, ये क्वेश्चन आए कई बार आया हुआ है, क्या होता है? एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट, याद रखना, ठीक है ना? एंजाइम आर बायोकैटालिस्ट बहुत आया है, देखो मैंने बताया, ये क्वेश्चन बहुत आया है। एंजाइम्स क्या होते हैं? दे आर बायोकैटालिस्ट। तो आए बायोकैटालिस्ट होते हैं, लेकिन बायोकैटालिस्ट में एंजाइम्स बनते किसके हैं? तो फिर एंजाइम जो है प्रोटीन से होते हैं, ठीक है ना? एंजाइम जो है, एंजाइम के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है? एंजाइम जो होते हैं, ठीक है, उसको याद रखना है। एंजाइम जो होते हैं दे आर बायोकैटालिस्ट, लेकिन वो होते क्या है, अगर केमिस्ट्री में पूछा जाए क्या होते हैं, तो वो जो हैं बेसिकली, एंजाइम्स क्या होते हैं भैया? हाँ, जल्दी बताओ यार। ठीक है, बायो कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, एक तरह से, ठीक है। एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं, जो रिएक्शन को बढ़ाते हैं। और कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रिएक्शन में पार्ट लिए बिना रिएक्शन के रेट को बढ़ा दें, उनको कहते हैं कैटलिस्ट, है ना? ठीक है,
लिवर से क्या-क्या निकलता है, तो लिवर से क्या निकलता है प्रोडक्ट व्हिच लिवर से क्या-क्या निकलता है वो याद रखिएगा बाइल जूस, लिपस और पेप्सिन। डाइजेशन में जो क्या नाम है लिपिड्स होता है बाइल, एसिड, लिपिड्स एंड पेप्सिन ये कहाँ से निकलता है? ये फिर हो गया कुछ कहा नहीं। बताओ भाई, बोलो जल्दी क्या है? लिपिड प्रेजेंस ऑफ सम ऑफ द फॉलोइंग क्या है भाई? मेरी आवाज़ कैंसिल हो रही है? मेरी आवाज़ आ रही है क्या? आ रही है क्या? या ब्रेक होने लगी? हाँ, तो क्लियर अरे यार तो क्लियर रहती नहीं है, अभी ब्रेक हो रही होगी क्योंकि अभी डेटा खत्म होने का सिग्नल आया है। तो 1 मिनट रुक जाओ मैं चेंज कर देता हूँ नेटवर्क। चलो ठीक है, अभी आवाज़ आ रही होगी, आ रही है? तो वो एक्चुअली नेटवर्क चेंज होता है यार। ठीक है अच्छा एंजाइम जो होते हैं दे कन्वर्ट प्रोटीन इनटू द अमीनो एसिड कौन सा पेप्सिन, म्यूकस ये सब क्या होता है? पेप्सिन क्या होता है? इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, इसी तरह से आपको पता है म्यूकस क्या होता है, बाइल जूस क्या होता है, बाइल जूस कहाँ से निकलता है, वो सब याद रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा। ठीक है, कर लोगे? कौन सा होता है अभी? तो एंजाइम दैट हेल्प डाइजेशन ऑफ प्रोटीन क्या नाम है इनमें से कौन सा प्रोटीन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प कौन सा एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ट्रैप्सिन कौन करता है ट्रैप्सिन करता है इसमें से जो है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट ऑफ एंजाइम ट्रैप्सिन ट्रैप्सिन क्या करता है तो प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करता है ध्यान रखिएगा प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड में चेंज करने वाले के लिए जो क्या नाम है कैटलिस्ट होता है वो कौन सा होता है ट्रैप्सिन होता है तो इसको याद रख लीजिएगा कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है ठीक है कर लोगे ये क्या ह्यूमन बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर अपेंडिक्स अटैच होता है अपेंडिक्स किससे अटैच होता है अपेंडिक्स किससे अटैच होता है लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच होता है ये पता है आपको अपेंडिक्स का दर्द भी कभी कभी किसी को हो जाता है तो ये सब तो बेसिक चीजें हैं जान कराई होगा जानते हो ना विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड कौन सा इनमें से प्रोटीन और को अमीनो एसिड में चेंज करता है तो पेप्सिन भी प्रोटीन को अमीनो एसिड में ही चेंज करता है ठीक है डाइजेस्टिव एंजाइम है ये तो ये ऐसे आप याद कर लीजिएगा कौन सा मतलब कहाँ से रिलीज होता है और कौन सा किसको कन्वर्ट करता है ओके ओके कर लोगे पेप्सिन ट्रैप देखो ये जो है यहाँ पे जो दिखा है ना ट्रैप्सिन ठीक है ट्रैप्सिन क्या नाम है टाइलिन एंड पेप्सिन ट्रैप्सिन टाइलिन एंड पेप्सिन ये जो हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम है जो सेक्रेट होते हैं बाय पेनक्रियाज ठीक है स्लेवरी ग्लैंड्स एंड स्टमक रिस्पेक्टिवली यानी ट्रैप्सिन आएगा कहाँ से पेनक्रियाज से आएगा ये क्या नाम है आपका ये टाइलिन आएगा ये आएगा स्लेवरी स्लेवरी ग्लैंड से आएगा और स्टमक में पेप्सिन आएगा और म्यूकस निकलता है ना तो ये जो है बेसिकली ये क्वेश्चन कभी ऐसे पूछ ले कि कहाँ से निकलते हैं तो इसको याद रखिएगा ठीक है ओके और HCl कहाँ से निकलता है HCl कहाँ पे निकलता है बोलो कहाँ से निकलता है HCl गैस्ट्रिक उसमें HCl कहाँ से निकलता है जल्दी बोलो यार हम्म? अरे तो पता ही है कहाँ से निकलता है सेक्रेट कुछ भी याद नहीं है क्या जो हमारी बॉडी अच्छा हमारे पेट में कौन सी एसिड निकलता है सल्फ्यूरिक एसिड या क्या नाम है HCl निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है या है? हाँ लेकिन निकलता कहाँ से HCl इसकी हैं? इतना आसान आसान चीज जो है ऐसे भूल रही हो ना अच्छा बाइल जूस कहाँ से निकलता है ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है बाइल जूस कहाँ से निकलता है बहुत मतलब बहुत मैं मतलब ये जान लो कि अच्छा चलो ठीक है ध्यान रखना चलो सुन लो कुछ चीज़ें वो जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको अब बैठ के बायोलॉजी पढ़ाऊँ ठीक है इतना ध्यान रखो मैं एक बार बता दे रहा हूँ ठीक है इसको इसका 10th क्लास की जब जाके बायोलॉजी की बुक उठा लेना और उससे मतलब रट्टा मार लेना ठीक है 10th क्लास की बायोलॉजी में भी आपको अच्छे से मिल जाएगा लेकिन आप लोग मतलब ये जो लेवल है आप लोगों का ना इतना गंदा लेवल नहीं होना चाहिए जब आप लोग क्या नाम है पढ़ चुके हो अच्छे से
थोड़ा-सा मैं डाइजेस्टिव उसके लिए बता दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम सबको ज़रूरत है, तो प्लीज़ इसको नोट कर लेना, समझ लेना क्योंकि ये मुझे नहीं मतलब ये पता कि आप में से कितने लोगों को पता है। मैं जो अपनी तरफ से फटाफट बता दे रहा हूँ, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया तो ठीक है। लेकिन डाइजेस्टिव ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले देखो, मुँह में जब आप खाना खाते हो तो जो आपके मुँह में जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, क्या कहते हैं? मेरे साथ सुनो, मुझे फ़ॉलो कर रहे हो? फ़ॉलो कर रहे हो? क्या बोलते हैं? बगल कैविटी मतलब मुंह। मुंह में क्या? मुंह में जब आप चौ करोगे तो उसमें क्या होगा? जल्दी बोलो, क्या होगा? उसमें सलाइवा आएगा, ठीक है ना? क्या आएगा? क्या आएगा? बोलो जल्दी। सलाइवा आएगा, ठीक है? ओके। जब ये फूड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन के बाद में फिर आपका जो है जब कन्वर्ट करने जाओगे तो जब अंदर जाएगा तो उसको बोलेंगे डाइजेशन। इंजेशन के बाद में होता है डाइजेशन, और डाइजेशन में स्लेवरी ग्लैंड से सलाइवा जो है स्लेवरी ग्लैंड से निकलता है। कहाँ से निकलता है? स्लेवरी ग्लैंड से, ठीक है ना? ठीक है। स्लेवरी ग्लैंड से निकलता है जिसमें एंजाइम एमाइलेज होता है। क्या होता है? एमाइलेज। सुनते जाइएगा और नोट करते जाइएगा, ठीक है? जो कन्वर्ट करता है एमाइलेज, जो होता है वो सिंपल शुगर को कन्वर्ट करता है डाइजेस्टेबल उसमें, मतलब कन्वर्ट कर देता है। जो शुगर वगैरह वाले एलिमेंट होते हैं ना, उनको यहीं पे कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। वो किसमें? डाइजेस्टिबल में, यानी कि ग्लूकोज वगैरह जो आप खाते हो ना, वो सलाइवा से ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद में उसके बाद में क्या होता है? लगभग हमारे अच्छा, हमारी बॉडी, एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि हमारी ह्यूमन जो सेक्रेशन है सलाइवा का अप्रोक्सीमेटली 1.5 लीटर पर डे होता है, ठीक है? और ये एसिडिक इन नेचर होता है, यानी कि थोड़ा 6.8 आई थिंक पीएच इसका होता है, और सलाइवा का पीएच जो है 6.8 होता है, ठीक है ना? कितना होता है? 6.8 होता है इसका सलाइवा का। और उसके बाद में फिर ये फूड जो है कहाँ पे जाता है? फूड पाइप के थ्रू जाता है, जिसको हम एसोफेगस कहते हैं। एसोफेगस के थ्रू होगा, और इसको जो है मतलब फूड पाइप के अंदर जो होता है ना, वो कोई भी फूड डाइजेस्ट नहीं होता है। सलाइवा से थोड़ा बहुत शुगर वगैरह डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद में फिर ये एसोफेगस से स्टमक में जाएगा। और इसको जब ग्राइंड करते हैं तो जो आपको पता है कि मोलर बोलते हैं तीत को, इतना तो सबको बचपन से ही पढ़ाई होगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जल्दी बोलो, नहीं तो पीट दूंगा मैं, बहुत मारूंगा बहुत। जल्दी जल्दी बोलो। ये मैं पूरा प्रोसेस बता दे रहा हूँ ताकि भूलो नहीं। पता है? बोलो यार, आवाज आ रही है? हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, लेकिन ठीक है। उसके बाद में क्या है? स्टमक के ऊपर जाएगा। मिस्ट स्टमक में जो जाता है, तो स्टमक जो आपका है ना, उसके अंदर जो होता है इस वहाँ पे यहाँ से निकलेगा आपका क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह सेक्रेशन शुरू होगा। यानी स्टमक के अंदर जो होता है 4 घंटे फूड जाएगा। वहाँ पे जब पहुँचने के बाद जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जो कि गैस्ट्रिक जूस येलो कलर का एसिडिक फ्लूइड होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रेशन शुरू होता है वहाँ पे, ठीक है? समझ में आया? क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो फूड को एसिडिक बना देता है, ठीक है? और वो रिएक्शन करना शुरू करता है। इसमें दो तरह के जो एंजाइम्स होते हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर, जो एंजाइम्स होते हैं, रट्टा मार लो, दो एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन होता है और रेनिन होता है। कौन सा होता है? पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टॉन्स में ब्रेक कर देता है, ठीक है, ध्यान रखना। और रेनिन जो होता है वो जो है मतलब बेसिकली वो ब्रेक करता है जो और मतलब बचे हुए जो इस तरह से मतलब वो होते हैं कैसोजिन्स वगैरह, उनको, ठीक है, मतलब मिल्क वगैरह में कन्वर्ट करता है, यानी कि जैसे दही वही बना देता है ना, वही वो चीज़ यहाँ से शुरू होती है। फिर उसके बाद में आपका ये आगे बढ़ता है और फिर ड्यूडेनम में जाता है। ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम आप देख लीजिएगा, ठीक है? और ड्यूडेनम जो फूड जो है ड्यूडेनम में पहुंचता है, बाइल जूस के साथ कंबाइन होता है, ठीक है? बाइल जूस जो होता है उसके साथ कंबाइन होता है, फाइन। और इसमें जो होता है पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। जो पेनक्रियाटिक जूस होता है ना, उसके अंदर 3 टाइप के एंजाइम्स होते हैं, ट्राइप्सिन होता है, अमाइलेज होता है और लिपेस होता है। ये 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है? फिर जो है उसके बाद वहां से जब आगे बढ़ेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो फिर जो मतलब एकदम हार्ड फूड होते हैं, यानी बाकी जो प्रोटीन वोटीन तो पहले ही डाइजेस्ट हो गया है, जो बचा हुआ होता है वो जाके आपका जो है यहाँ पे पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ पे फिर बाकी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मेल्टाज वगैरह को ग्लूकोज में चेंज करना, और क्या उसके अलावा सुक्रोज को जो है ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज करना, और लैक्टोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज करना, ये सब होता है। तो इसमें मेल्टोज को जो है ग्लूकोज में चेंज करता है। सुक्रेज जो होता है, ये एंजाइम्स हैं। सुक्रेज जो होता है वो कन्वर्ट करता है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। लैक्टेज जो होता है, लैक्टेज ASE हो जाता है, लैक्टोज नाम से जाहिर है, लैक्टेज लैक्टोज को करेगा, सुक्रेज 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 को करेगा। ऐसे ही आपको याद करना आसान हो जाएगा। तो गैस्ट्रिक
गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सिन और रेनिन जो है प्रोटीन को पेप्सिन करता है, और रेनिन जो है कैसिन को करता है। और उसके बाद में जो है आपका पेनक्रिएटिक जूस के अंदर 3 एंजाइम होते हैं, ट्राइप्सिन होता है, एमाइलेज होता है, और क्या नाम है, लिपेस होता है। ट्राइप्सिन प्रोटीन जो बचा हुआ प्रोटीन होता है उसको चेंज करता है पॉलीपेप्टाइड्स में। एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, और लिपेस जो होता है वो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में करता है। उसके बाद में आपका इंटेस्टाइनल जूस के अंदर क्या नाम है, इरिप्सिन और मेल्टेज और लैक्टेज और सुक्रेज और लिपेज ये सब होते हैं। तो जो इरिप्सिन होता है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, मेल्टोज ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, लैक्टोज ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में चेंज हो जाता है, सुक्रोज जो है ग्लूकोज और गेस्टोज में चेंज हो जाता है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। तो ये सारा आपने मतलब पढ़ा होगा। सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है वो लिवर होता है। ये सब आप लोगों ने बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो आपने बचपन में पढ़ी होंगी। और उसके बाद में फिर मैंने गाल ब्लैडर जो होता है, गाल ब्लैडर में बाइल डक्ट होता है, उससे जो ड्यूडेनम में जो है वो आता है बाइल जूस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, रट्टा मार लीजिएगा। पेनक्रियाज जो होता है, पेनक्रियाज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? ठीक है, तो लिवर जो होता है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की, और सबसे सेकंड लार्जेस्ट जो ग्लैंड है वो कौन सी है? जल्दी बताओ। पेनक्रियाज है। क्या है? पेनक्रियाज है। तो ये सब ध्यान रखना, ठीक है। और इंसुलिन, इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन, इंसुलिन तो जानती होगे। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? जल्दी बोलो यार। जानते हो इंसुलिन? बचपन से पढ़ते आ रहे हो इंसुलिन, इंसुलिन, इंसुलिन कहाँ से निकलता है? बोलो। अच्छा, इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? हाँ तो थाय, थाय, ये क्या क्या करता है इंसुलिन क्या करता है? शुगर और सॉल्ट लेवल को मैनेज करता है। और ये होता कहाँ, ये निकलता कहाँ से इंसुलिन? पैनक्रियाज से निकलता है भाई। ठीक है। स्लेट, जो स्लेट होता है ना, स्लेट ऑफ लिंग्रेहान, स्लेट ऑफ लिंग्रियान से निकलता है। एक्चुअली में ये स्लेट ऑफ लिंग्रियान जो होता है, ये जो होता है ये पार्ट है पेनक्रियाज का। तो पेनक्रियाज से निकलता है। तो आप लोग जनरल वर्ड्स में इतना याद रखो कि पेनक्रियाज से ही निकलता है जो है इंसुलिन निकलता है। और ये जो बी सेल इंसुलिन होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप क्या नाम है अपनी पूरा सिस्टम डिस्टर्ब कर लेते हो, तो शुगर जो होता है वो यही होता है, जब ये इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है, या बंद हो जाता है अलग, मतलब सिक्रेशन कम हो जाता है, इसका खत्म हो जाता है। तो ठीक है, बस इतना याद रख लो यार, बस इतना याद रख लो मेरे भाई। बेसिक डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं पता है, कौन सा एंजाइम निकलता है, ये सब तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। फिर भी देख लो यहाँ पे पेप्सिन है, रेनिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये सब याद रखना चाहिए था आप लोगों को। चलो कोई बात नहीं, नहीं याद है तो क्या कर सकते हैं। ये बचपन में से जो ज्यादा बचपन में पढ़ा हुआ है ना, वो सब चीजें अगर याद नहीं रहती हैं तो फिर क्या है, तो फिर चलो अच्छा। ये फिर क्वेश्चन देखो आ गया, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा ह्यूमन बॉडी का, ये क्वेश्चन पूछ रहा हुआ है। ठीक है, ये देख लो, मैं लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी का कहते बार बार पूछ रहा है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड तो अब मैंने लीवर बताया, तुम लोग पेनक्रियाज लगा देना, ठीक है। ओके। बाइल स्टोर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, बाइल कहाँ पे स्टोर होता है? तो बाइल कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल प्रोड्यूस होता है कौन सी बॉडी से? बाइल बाइल जूस कहाँ से आता है? गॉल ब्लैडर से आता है या लिवर से आता है या कहाँ से? बाइल इज प्रोड्यूस विच पार्ट ऑफ बॉडी, कहाँ पे, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है बाइल? अच्छा, ये भी बता दूं भैया, बाइल प्रोड्यूस कहाँ से होता है और स्टोर कहाँ पे होता है, ये दो अलग अलग बातें हैं, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है ना। बाइल जो होता है स्टोर होता है कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में। और वो क्या नाम है बनता कहाँ पे, प्रोड्यूस कहाँ पे होता है? लिवर में, ठीक है। ठीक है, तो ये विटामिन का नाम क्या होते हैं, क्या क्या उससे डिसीज होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन कभी काफी सारे आपने करे भी होंगे। लेकिन आप लोगों ने विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी ऐसे पढ़ा होगा। बाद में ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा। विटामिन B1, B2, B3, B4, B5 ऐसे पढ़ा है ना, B6, B7, B9 पढ़ा है ना, B12। तो ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है इसको, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन कभी कोई पूछ लेता है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है आईएएस प्री के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रोबायोटिक फ्लूइड क्या होता है। वो याकुल्ट, याकुल्ट पिया हुआ है ना? याकुल्ट पिया है? अरे याकुल्ट किसी ने पिया है तुम में से? मेरी फ्रिज में तो रखा रहता था, देखा होगा दरक्षा ने, देखा है दरक्षा? हम्म। टेस्ट भी किया मतलब चुरा के, या खाया था, मतलब खरीद के?
मेरे मेरे फ्रिज अच्छा, तो मेरे फ्रिज में से भी चुरा के, हैं? तो ठीक है, इसीलिए तुमने फ्रिज को चूहों से कटवाया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये है प्रोबायोटिक फूड जो होता है वो बेसिकली लिविंग बैक्टीरियाज़ होते हैं, दे आर कंसीडर्ड बेनिफिशियल टू द ह्यूमन बीइंग। और ये प्रोबायोटिक फूड जो होता है वो बेसिकली गट फ्लोर मेंटेन करता है, यानी कि इंटेस्टाइन में जो है बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज़ देता है जो कि मतलब हेल्पफुल होते हैं। और इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज़ जो है लगभग 500 मिलियन बैक्टीरियाज़ होते हैं। तो ये क्वेश्चन एक मतलब पूछा हुआ यूपीएससी के अंदर, दोनों बातें इसकी सही थी। उसके अलावा आपका यूपी पीसीएस के अंदर ये पूछा हुआ है कि न्यू ये क्या, ये बहुत अच्छा है, न्यूरास्यूटिकल जो है वो किस चीज़ को कहते हैं? न्यूरास्यूटिकल आप लोगों को पता है किसको कहते हैं? अच्छा, फार्मास्यूटिकल सुना होगा, उसी तरह से न्यूरास्यूटिकल होता है। तो फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है, फार्मास्यूटिकल मतलब तो जानते ही होंगे ना क्या होता है? पता है ना? बोलो जल्दी। नहीं पता? अरे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सुना होगा ना, मेडिसिन से रिलेटेड जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं तो सुना ही होगा। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है, फार्मेसी, फार्म, ये फार्मा, तो फार्मास्यूटिकल मतलब रिलेटेड टू डिसीज मेडिसिन। और क्या नाम है, न्यूट्रा मतलब क्या है, न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे ये दोनों वर्ड से मिलकर बना है, यानी न्यूट्रा जैसे फार्मास्यूटिकल होता है सर, न्यूट्रास्यूटिकल। तो न्यूट्रास्यूटिकल जो है वो फूड का वो पार्ट होता है जो मेडिकल हेल्थ के तौर पे भी काम आता है और सप्लीमेंट के तौर पे भी, यानी न्यूट्रिशन के तौर पे भी और हेल्थ मेडिसिन के तौर पे, दोनों तरीके से काम करता है, यानी डिसीज को प्रिवेंट करने का काम करता है। तो इसको न्यूरास्यूटिकल कहते हैं, ठीक है ना? पंक ने क्या इन्वेंट किया था? तो पंक ने क्या इन्वेंट किया था? विटामिन को इन्वेंट किया था। पंक कौन है? एक बंदा है, साइंटिस्ट है, ठीक है। कौन है पंक? उसका नाम क्या था? उसका नाम था कैज़मियर या कश्मीर पंक। ये जनरली जो है इसको क्रेडिट दिया जाता है कि इसने विटामिन्स या वाइटल एमीन्स का खोज किया था, विटामिन्स का, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका उमेटाराओ सुजुकी, ये 1910 के अंदर ये जो है वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, यानी हम दो जो डिवाइड करते हैं ना, वो डिवाइड करते हैं वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल उसमें। तो ये खोजने में कामयाब हुए थे, तो इसलिए उसका नाम याद रखिएगा। उसके बाद में फिर आपका क्वेश्चन यूपी का आरओ के अंदर इसके बाद में ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द कंपोनेंट कॉल्ड एसेसरी डाइटरी फैक्टर। एसेसरी डाइटरी फैक्टर किसको कहते हैं? विटामिन को कहते हैं। तो उसको उस वो ये विटामिन के ऊपर ही सारे क्वेश्चन फिर इधर पूछे जाएंगे। मोस्ट ऑफ द विटामिन आर नॉट सिंथेटिक इन द ह्यूमन बॉडी, बहुत सारे विटामिन जो है ह्यूमन बॉडी में सिंथेसिस नहीं होता है। तो ह्यूमन बॉडी जो है उसके अंदर जो है ओनली एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो होता है वो सिंथेसिस होता है, ये बोल रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट से कौन सा सही है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको आंसर पता ही है, ठीक है। आंसर क्या है? ए ट्रू है, लेकिन आर फॉल्स है। इसमें कह रहा है क्या नाम है, सिंथेसाइज ओनली ओनली एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आपको पता है ओनली ओनली समझ में आ ही गया होगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं बनाएगा तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो गलत हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपका जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी के अंदर वही, कि ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज ऑल द विटामिन रिक्वायर्ड बाय इट, ये भी सही नहीं है, क्योंकि ऑल द विटामिन तो रिक्वायर वो कर ही नहीं सकता है, मतलब बना ही नहीं सकता है, कुछ विटामिन हमें बाहर से लेना पड़ता है। विटामिन आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ये बात सही है ना? तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप फटाफट फटाफट कर सकते हो ना? इसके अंदर आपको ना वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल का हुआ एक क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कि कौन से वाटर सोल्यूबल होते हैं, कौन से फैट सोल्यूबल होते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो ए डी ई के ये फैट सोल्यूबल होते हैं, जबकि जो बी कॉम्प्लेक्स होता है, यानी बी ग्रुप जो होता है विटामिन का, और सी, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। बी एंड सी आर वाटर सोल्यूबल, रट्टा मान लेना, बी सी आर वाटर सोल्यूबल, बाकी जितने भी बचते हैं वो सब क्या है, फैट सोल्यूबल है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन आ गया वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, तो बी आंसर में क्या होगा, सी एंड बी है। तो ये इसमें सी आंसर दे दिया, बात खत्म। वाटर सोल्यूबल कौन सा है? तो जो फैट सोल्यूबल नहीं है वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। जो फैट सोल्यूबल नहीं है वो क्या है, वाटर सोल्यूबल है। तो कौन कौन सा इसमें से वाटर सोल्यूबल है? बी वाटर सोल्यूबल है, ए डी और ई फैट सोल्यूबल है, ठीक है ना? ओके, ये बार बार ये क्वेश्चन पूछेगा कौन सा फैट सोल्यूबल है, कौन सा है, तो बी और सी याद रखिएगा, वाटर सोल्यूबल है, बाकी जो है वो क्या है, फैट सोल्यूबल है, ओके। तो बी एंड सी आर द फैट सोल्यूबल, बाकी सब, तो सॉरी, बी एंड सी आर द वाटर सोल्यूबल एंड बाकी सब फेयर सोल्यूबल, ठीक है। ओके,
Living organisms require at least 27 element of which 15 are metal. Among these are required in the major quantity. तो इसमें से ये कह रहा है कि लगभग 27 एलिमेंट चाहिए होते हैं, 15 मेटल हैं जिसमें से, तो इसमें से मेजर क्वांटिटी में किस-किस क्या-क्या मेजर क्वांटिटी में चाहिए, तो पोटेशियम चाहिए, सोडियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मेजर क्वांटिटी में चाहिए। कुछ चीज़ें माइनर में चाहिए होती हैं। उसके अलावा तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये कम से कम आपके न्यूट्रिशन को आपको पता होना चाहिए न्यूट्रिशन के बारे में। जो है ये है एप्पल्स हैव स्पेशल वैल्यू ऑफ द हार्ट पेशेंट बिकॉज़ दे आर रिच सोर्स ऑफ किस चीज़ का रिच सोर्स होता है? पोटेशियम का रिच सोर्स होता है। पोटेशियम इज़ द इलेक्ट्रोलाइट मिनरल, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग हेल्दी हार्ट, ठीक है? हार्ट रिदम को हेल्दी रखने में मदद करता है, तो सेब वगैरह अच्छा सेब माना जाता है हार्ट वगैरह के लिए, ठीक है? उसके बाद में आईएएस प्री के अंदर 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। रेगुलर इंटेक ऑफ द फ्रेश फूड्स एंड वेजिटेबल रिकमेंडेशन इन द डाइट सिंस दे आर गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। हाउ डू एंटीऑक्सीडेंट हेल्प द पर्सन मेंटेनिंग द हेल्थ एंड प्रमोट द लॉन्जेविटी? ये तो बेसिक जनरल क्वेश्चन है, हर कोई आंसर कर सकता है, क्योंकि आपको पता है फलों का क्या फ़ायदा होता है, ठीक है? इसमें फ्री रेडिकल वगैरह जो प्रोड्यूस होते हैं बॉडी को उनमें को मेटाबॉलाइज़ वगैरह करने में हेल्प करता है। तो आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन द ह्यूमन बॉडी? फिर वही क्वेश्चन आएगा। तो एंटीऑक्सीडेंट का क्या रोल होता है? ये फ्री रेडिकल के खिलाफ, यानी प्रोटेक्ट करते हैं सेल को अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? ये आपने पढ़ा है, जानते हैं फ्री रेडिकल, साइंस के स्टूडेंट तो जानते ही हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम जो है विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो मैक्सिमम विटामिन सी किसमें पाया जाता है? हैं? किसमें पाया जाता है? नाम से ज़ाहिर है पता ही है, सामने लिखा हुआ है। किस इनमें फ्री रेडिकल नहीं पता तुम्हें? फ्री रेडिकल नहीं पता तुम्हें? क्या मैंने तुम्हें आयंस, फ्री रेडिकल ये साइंस में बताया नहीं था? हुँ? अच्छा, कमी तो ये विटामिन्स वगैरह के जो क्वेश्चन है, विटामिन की डिफिशियंसी से होने वाले रोग जो हैं, इसमें इसको याद रख लीजिएगा कि विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन सी से स्कैर्वी आपको पता है, फॉलिक एसिड से अगर कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है, विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस और विटामिन बी1 बेरी-बेरी। तो ये सारा मतलब रट्टा मार लीजिएगा कि कौन-सी चीज़ को कम क होने से क्या होता है, ठीक है? इसको बार-बार मैच करने के लिए आता है, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी की क्या है, किस तरह से होता है। रेटिनॉल कई बार उसका साइंटिफिक नेम भी दे देता है, तो कई बार अगर साइंटिफिक नेम दे दिया तो उसको याद रख लीजिएगा। मैंने आप लोगों को उसमें भी याद करवाया था कि रेटिनॉल जो है विटामिन ए को कहेंगे, टोकोफेरॉल जो है, ये मैंने आपको टोकोफेरॉल वगैरह ये जितना भी था ये मैंने सारा बता रखा है ऑलरेडी, जब मैं आपको ल्यूसेंट में बता रहा था, याद है? नहीं बताया था? तो ल्यूसेंट उठाइएगा और एक बार ये सारा याद कर लीजिएगा कि किसको कैल्सीफेरॉल क्या होता है और क्या होता है ठीक है? तो इसमें कौन से विटामिन में क्या होता है, इसको रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे डायरेक्ट वो ना पूछे, विटामिन ए, बी, सी ना पूछ के उसके केमिकल नाम से पूछ ले, तो केमिकल नाम जो है उसको कर लीजिएगा। बाकी वेजिटेबल सोयाबीन के अंदर जो है प्रोटीन ज़्यादा होता है। हाईएस्ट प्रोटीन जो है ग्रेन्स में, कौन से ग्रेन्स में पाया जाता है? तो सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन जो है रिसर्च सोर्स ऑफ द एनिमल प्लांट प्रोटीन है, वन ऑफ द, ठीक है? तो प्रोटीन जो है वो ग्राउंडनट में, उसके अलावा क्या नाम है, सोयाबीन वगैरह में, इसमें सब में प्रोटीन पाया जाता है। तो इसको याद रख लीजिएगा। रिच सोर्स ऑफ बोथ प्रोटीन और फैट का, दोनों का जो है रिच सोर्स कौन सा है? ग्राउंडनट, ठीक है? ये है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्टली कार्बोहाइड्रेट, किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? किसके अंदर कौन से डाइट में स्टार्च पाया जाता है? तो ये सब डाइट वाला याद कर लीजिएगा। ये इससे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? ओके। एक क्वेश्चन और आता है इसके अंदर, इसमें जो है ये पढ़ लीजिएगा कि काऊ का मिल्क जो होता है, ये कई जगह पे क्वेश्चन आया हुआ, तो इसको कर लीजिएगा। काऊ का मिल्क जो है स्लाइटली येलो होता है कलर में, क्यों होता है? क्या प्रेजेंट होता है उसके अंदर? तो उसको क्या होता है? कैरोटीन होता है उसके अंदर। क्या होता है? कैरोटीन। कैरोटीन क्या होता है? कैरोटीन, ठीक है? कैरोटीन होने की वजह से, हैं? क्या? काइंड ऑफ प्रोटीन, हाँ, काइंड ऑफ प्रोटीन, काइंड ऑफ जहाँ भी मतलब हो जाए, हाइड्रोकार्बन का फार्मूला होता है। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं बेसिकली येलो कलर जो होता है वो कैरोटीन होता है। और कैरोटीन जो होता है ये मतलब जो है अ, इसकी वजह क्या होती है कि येलो होने की, कैरोटीन की, कि उसमें जैसे क्या नाम है, विटामिन ए जो होता है, ठीक है?
कैरोटीन के अंदर का जो कलर है वो कैसा होता है? येलो होता है और विटामिन ए वगैरह में कोई वैसे कलरलेस होता है विटामिन ए, वो कलर नहीं होता नहीं है उसमें। तो इसमें विटामिन ए भी अगर पाया जाता है तो या विटामिन बी 12 पाया जाता है या कुछ भी ऐसी चीज़, तो वो जो है पीला कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? कैरोटीन की है। तो इसको अगर कभी आ जाए ये सब तो ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कैरोटीन टुगेदर विद द कैसीन, ये भी कभी-कभी कहीं-कहीं लिखा रहता है, कैरोटीन और कैसीन की वजह से होता है। तो अगर कभी येलो कलर का ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कैरोटीन ही नहीं है, सिर्फ़ कैसीन भी है उसके अंदर, तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा कि काऊ मिल्क क्यों वो होता है। अच्छा, एवरेज फैट क्या होता है बफेलो मिल्क में? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। बफेलो मिल्क के अंदर एवरेज फैट कितना होता है? 7.2%। कितना होता है? 7.2% बफेलो मिल्क के अंदर फैट होता है। मतलब और काऊ मिल्क के अंदर जो फैट होता है वो कितना होता है? 3 से 4%। ओके? चलिए, ये सब कुछ-कुछ क्वेश्चन कभी-कभी आ जाते हैं। मिल्क जो है प्रोटीन डाइजेस्ट होता है जो द फॉलोइंग कौन-सा एंजाइम जो होता है वो मिल्क को मिल्क प्रोटीन जो है डाइजेस्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, कौन-सा एंजाइम कराता है? तो रेनिन करवाता है। रेनिन जो है वो ऐसा एंजाइम है जो कि क्या करता है मतलब ये मिल्क प्रोटीन वगैरह को डाइजेस्ट करवाता है। तो ये याद रखिएगा। कैसिनिन इज़ मिल्क, कैसिनिन मिल्क क्या है? कौन-सा? कैसिनिन इज़ मिल्क प्रोटीन। कैसिनिन क्या होता है? मिल्क प्रोटीन होता है। कैसिनिन जो होता है वो क्या होता है? मिल्क प्रोटीन होता है, जो कि मिल्क में पाया जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा पीलापन उसके अंदर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। व्हिच कलर ऑफ मिल्क इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाइट कलर ऑफ मिल्क। अच्छा, व्हाइट कलर ऑफ मिल्क किसकी वजह से होता है? कैसिनिन की वजह से होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा, कैसिनिन की वजह से व्हाइट होता है या कैसिनिन की वजह से जो है येलो होता है? तो सुनो, क्रोटीन की वजह से जो है कैरोटीन की वजह से येलो होता है। कैसनीन अगर सिर्फ़ पाया जाएगा तो उसमें व्हाइटनेस रहती है, बट अगर उसके साथ आ जाएगा प्रोटीन के तो हल्का-सा उसके अंदर येलो वो क्या नाम है येलोइशपन आ जाता है। ठीक है? तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज़ फाउंड इन द मिल्क, कौन-सा प्रोटीन मिल्क के अंदर पाया जाता है? तो कैसीन कैसीन पाया जाता है। ठीक है? कैसीन एक टाइप का प्रोटीन है जो कि इसके अंदर पाया जाता है। द टिश्यू आर फाउंड इन द बॉडी, अब ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। द टिश्यू आर फाउंड इन द बॉडी बाय अ, किससे फॉर्म होते हैं टिश्यूज़? टिश्यूज़ हमेशा प्रोटीन से फॉर्म होते हैं। आपकी पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी हुई है। वन काइंड ऑफ प्रोटीन और सेकंड अनदर काइंड ऑफ प्रोटीन। तो आपके बाल-वाल सब प्रोटीन से ही तो हैं। अच्छा, ये देखो यहाँ पे दे रखा है, इसका नाम क्या है साइंटिफिक नेम वो याद कर लीजिएगा। कैसे याद करेंगे? विटामिन ए क्या है? रेटिनॉल है। इसका साइंटिफिक नाम है। विटामिन बी का थायमीन है। विटामिन बी 2 का जो है आपका रिबोफ्लाविन है। ठीक है? रिबोफ्लाविन हैं? विटामिन बी 3 नियासिन है, विटामिन बी 5 जो है ये थेनिक एसिड है। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा एक बार फॉलिक एसिड वगैरह क्या है, फॉलिक एसिड का ज़रूर याद कर लीजिएगा, फॉलिक एसिड बी9। हाँ, बी9 तो फॉलिक एसिड जो जो एस्कॉर्बिक एसिड को ध्यान रखिएगा, सी ये याद रखिएगा, कैल्सिफेरॉल डी को कहते हैं, ठीक है? टोकोफेरॉल ई को कहते हैं, ठीक है? और नेफ्थोक्विनीन ये जो है के में होता है। तो अगर कभी-कभी मतलब कुछ को तो याद ही कर लो, ठीक है? जिसको याद ठीक है? ओके? ये क्वेश्चन आ जाता है कभी-कभी तो इसलिए इसको याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन-सा नहीं है? तो आयरन, जिंक वगैरह, मैंगनीज़ वगैरह ये सब तो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। ठीक है? तो कौन-सा नहीं है? ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ विटामिन फाउंड इन पपाया, कौन-सा विटामिन पपाया में पाया जाता है? फलों के अंदर ज़्यादातर सी ही पाया जाता है। ए भी पाया जाता है सब। ठीक है, तो वो याद रख लीजिएगा कि नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए क्या है? ठीक है? बॉइल में। तो ये कर लेंगे ना भाई, कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, विटामिन प्रोटीन वाली कहानी कर लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन इसी पे आएँगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, कर लेंगे, ठीक है? कर लीजिएगा। उसके बाद में फिर हमारा इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा, ये सारा जो है इसमें ज़्यादातर जो है आपका कौन-सा टॉपिक आ गया? मैं पहुँच ओहो! मैं वही सोच रहा हूँ कि कहाँ से ठीक है। देखिए उसके बाद में ये रेस्पिरेशन वगैरह है, रेस्पिरेशन वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएँगे।
मतलब आपको जो बेसिक पता है नेफ्रॉन वगैरह बेसिक यूनिट वगैरह वो सब उसी उसी को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा मतलब डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम टू डिस्कस ऑल द थिंग इन फ्रॉम दिस। वही जो आपका क्या नाम है बकल कैविटी और क्या नाम है आपका एलवीएल्स वगैरह हीमोग्लोबिन से कंबाइन होता है ऑक्सीजन, वो सारी बातें जो है ना वो बचपन से जो पढ़ते आ रहे हो वो याद है तो बस ठीक है, वो काम हो जाएगा, उतना ज़्यादा मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जो है रेड ब्लड सेल्स का ग्रेवयार्ड किसको कहते हैं ये पता है ना, और रेड ब्लड सेल किससे बनता है वो पता है ना, ये दोनों बातें पता है। हाँ, तो बस ये डब्ल्यूबीसी क्या करता है, वो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है, वो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। वाटर जो है प्लाज्मा के अंदर कितना वाटर होता है, तो 90% प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है। ये दो चार चीज़ें क्वेश्चन आए हुए हैं, आते रहते हैं ज़्यादातर। या आपका क्या नाम है आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है, तो आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन, और उसमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को मतलब इधर से उधर टेकअप करता है और ले जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है, ठीक है। और ये जो है आपका क्या नाम है व्हाइट ब्लड सेल्स ये रोगों से लड़ता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो जो है ब्लड का थक्का वक्का बनाने में काम आती हैं, तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से। कैस्क्रेशन में वो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल एंड का स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनी, उसको याद रखिएगा। उसके अलावा न्यूरॉन जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द जो है नर्वस सिस्टम, तो वो कुछ बातें जो मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ वो सब आप याद रखेंगे। उसके बाद में फिर ये जो ये ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स से जो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स वगैरह से, इनसे कभी कभी क्वेश्चन ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो कुछ टाइप के, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। पता चल रहा है रिकॉर्डिंग तुम लोगों को पता चलता है रिकॉर्डिंग ऑन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कॉज बाय द वायरस, कौन सा डिसीज वायरस से होता है, तो हेपेटाइटिस बी होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, कौन सा पेयर इनकरेक्ट है, तो इसमें पोलियो मंकी से होता है ये बोल रहा है, ठीक है। रेबीज डॉग से होता है पता है, और फ्लैग जो होता है वो रेड से होता है, और टैपवार्म पिग से होता है, लेकिन क्या क्या नाम है पोलियो मंकी से होता है, पोलियो मंकी से नहीं होता है। अरे बेटा वहां किनारे ना खड़े हो, अभी गिरे हो, तुम्हारा पेट नहीं भरा है, रोक, जो कोई ले लो उसको, मुझे मैं पढ़ाना बंद कर दूं, क्या करूं बताओ। अभी नीचे सीढ़ी से चला गया था, इतना तेज गिरा है, थोड़ी देर देख लिया करो। कंसीडर फॉलोइंग डिसीज, ठीक है। डायरिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये जो है इसमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इरिटेकेट इंडिया, इंडिया से कौन सा निकल गया है, तो सबको बता चुके हैं, 10 बार बात हो चुकी है कि भैया चिकन पॉक्स है, लेकिन स्मॉल पॉक्स खत्म हो गया, स्मॉल पॉक्स अब नहीं है वर्ल्ड में, ठीक है। ज़्यादातर मतलब कंट्रीज में नहीं है, खत्म कर दिया गया, ओके। कौन सा बैक्टीरिया से होता है, विच इज नॉट कॉज बाय द बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया से नहीं होता है, एड्स बैक्टीरिया से नहीं होता है, वायरस से होता है, ठीक है। डिप्थीरिया, कॉलरा और whooping कफ, ये सब जो है किससे होता है, बैक्टीरिया से। तो अब जाहिर सी बात है जो बचा हुआ है वो सब किससे होगा, बैक्टीरिया से होगा। तो बैक्टीरियल डिसीज, इसको इसको बैठ के रट्टा मार लेना घर पे जाके, जो उठा के कि कौन सा बैक्टीरियल डिसीज है, कौन सा वायरल डिसीज है, और ये पूरी लिस्ट दे रखी है ल्यूसेंट के अंदर, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, और जो करंट में वायरस हो जैसे रोटा वायरस, जैसे कि क्या नाम है उसका वो वायरस क्या नाम है आपका कोरोना वायरस, या इसी तरीके से क्या नाम है आपका कोई भी H1N1 है, या H5N1 है, तो इन सबको बर्ड फ्लू वगैरह जो है जीका वायरस है, तो इन सबको जरूर याद कर लीजिएगा। H5N1 जो होता है ये पेंडेमिक, इसने इन्फ्लुएंजा, किस तरह का इन्फ्लुएंजा है, तो बर्ड बर्ड फ्लू है ये, एक एक एवियन इन्फ्लुएंजा है जिसको बर्ड फ्लू कहते हैं। ये जो है आपका H5N1 है। उसके अलावा जो है आपका जो होता है समटाइम्स जो है स्वाइन फ्लू का एक साइंटिफिक नाम 2015 में पूछा हुआ है, साइंटिफिक H1N1 किसको कहते हैं, तो स्वाइन फ्लू को कहते हैं, और बर्ड फ्लू को H5N1 कहते हैं, ठीक है ना, याद है, पता है ना। हाँ, तो ये ध्यान रखिए। उसके अलावा इबोला, इबोला के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, इबोला बहुत ज्यादा खतरनाक वायरस है, इबोला वायरस सुना है ना आपने, नहीं सुना है। हाँ, ये अफ्रीकन रीजन में था, और बहुत ही डेडली वायरस है इबोला, उससे क्या नाम है पूरा ब्लीडिंग वगैरह, इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह करवा देता था, मार देता था, सीरियस इलनेस होती थी, फैटल, बहुत फैटल डिसीज है इबोला डिसीज, ठीक है, बहुत फैला था, और अफ्रीका के अंदर तो तबाही मचा के रख दिया था, क्या ना। इबोला कहाँ से ड्राइव हुआ है, इबोला एक रिवर के नाम से ड्राइव हुआ है, क्योंकि रिवर कॉन्गो यहाँ पे जो है डेमोक्रेटिक रिपर, यहाँ पे जो है एक विलेज है जिसके पास
जो है इबोला रिवर के पास एक विलेज है, वहाँ से फैला हुआ था ये। इनिशियली वहीं पे डिटेक्ट किया गया था, इसलिए इसका नाम इबोला रख दिया गया। और इबोला एक रिवर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर रिसर्च में पाया गया था। ये क्या नाम है, ठीक है, वायरस एंड डिसीज़ जो है इबोला रिवर के नाम पे रख दिया गया। और ये जो है बहुत ही एक्यूट सीरियस इलनेस वाली डिसीज़ थी, फैटल डिसीज़ थी, जो कि बहुत हैं? हाँ, सिएरा लियोन में बहुत सीरियसली हो गया था। सिएरा लियोन के अंदर और इवोरी कोस्ट के अंदर और वहाँ पे क्या नाम है, गुयाना के अंदर ये बहुत ज़्यादा था। फ्रेंच अ, उसमें गुयाना कह रहा हूँ। कौन-सा था? इवोरी कोस्ट पे था और क्या नाम है हाँ, गुयाना में भी शायद था। तो उसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा था, क्या नाम है आपका, सिएरा लियोन में। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है यूपीएससी के अंदर। इबोला वायरस कहाँ से टाइप किया गया? उसके अलावा बैक्टीरियल डिसीज़ के ऊपर क्वेश्चन है। तो जैसे अभी वायरस के ऊपर पूछा है, उसी तरह बैक्टीरिया, जैसे वो कॉलरा है, फ्लैग है, क्या नाम है, लिप्रेसी है, निमोनिया है, टाइफाइड है और उसके अलावा डिप्थीरिया है, ये सारे जितने भी डिसीज़ होते हैं, टिटनस-विटनस ये सब जितने भी है, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह, ये सब बैक्टीरियल डिसीज़ है। याद रख लोगे? डीपीटी जो वैक्सीन लगाई जाती है, वो किसके प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है? क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, डीपीटी बताओ जल्दी। डिप्थीरिया, वूबिंग कफ एंड टिटनेस के लिए, ठीक है ना? फूड पॉइज़निंग किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से होता है? सैल्मोनेला क्या नाम है, बेसिली। सैल्मोनेला बेसिली की वजह से होता है। सैल्मोनेला बेसिला जो होता है इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल डिसीज़ होती है, इंटेस्टाइन में कर देता है और फूड पॉइज़निंग हो जाती है, ठीक है ना? ओके, फूड पॉइज़निंग जो होता है वो क्या किसकी वजह से होता है? कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ द स्पेसी कौन सा है? अ, क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है? उसके बाद में क्लोस्ट्रीडियम की वजह से होता है और उस ये इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है, डीपीटी वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो याद रखिए डीपीटी वैक्सीन जो है यूज़ होती है, किसके लिए यूज़ होती है डीपीटी? बार-बार डिप्थीरिया, क्या नाम है, पर्ट्यूसिस और टिटनस। ओके, या वूपिंग कफ, अलग-अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन याद रख लेंगे आप। डीपीटी वैक्सीन किसके लिए यूज़ हो जाता है? बार-बार वही क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो याद कर लोगे। किसके लिए यूज़ नहीं होता है, तो ये किसके लिए यूज़ होता है? पोलियो के लिए यूज़ नहीं होता। डिप्थीरिया, वूपिंग कफ के लिए यूज़ होता है और क्या नाम है, डिप्थीरिया के लिए यूज़ होता है, टिटनेस के लिए डीपीटी यूज़ होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो बता दीजिएगा, बता देंगे? ठीक है। उसके अलावा डब्ल्यूएचओ बोलता है कि व्हिच कॉज़ द डेथ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टुडे, सबसे ज़्यादा जो है किसकी वजह से लोगों की मौत हो रही है, ये बोला था 1996 में, ट्यूबरकुलोसिस से हो रही थी। एवरी ईयर 5 लाख इंडियन जो है कौन सी डिसीज़ से सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं इंडिया के अंदर, वो ट्यूबरकुलोसिस से मर रहे थे। ठीक है, तो याद रखिए बैक्टीरियल डिसीज़ है, बैक्टीरिया भी मार डालता है, सिर्फ़ वायरस ही नहीं मारता है, ठीक है ना? तो ट्यूबरकुलोसिस जो है, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो क्या नाम है, वो बैक्टीरियल डिसीज़ है, ना कि वायरल। ठीक है, तो वायरस से ही नहीं मरते लोग, बैक्टीरिया से भी मरते हैं, बैक्टीरियल डिसीज से ज़्यादा बहुत सारे लोग मरते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय द इन्फेक्टेड मस्किटो बाइट, कौन सा मस्किटो बाइट से इन्फेक्शन से नहीं होता? प्लेग नहीं होता। प्लेग जो होता है वो इन्फेक्शियस डिसीज है, वो जो कि बैक्टीरियम की वजह से होता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, बीसीजी की टीका सुना होगा आप लोगों ने। बीसीजी क्या होता है? बेसिलस कैलमेट और ग्यूरिन। ये वैक्सीन जो होता है ये किसके लिए? टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज होता है ना? बीसीजी का टीका लगवाते हैं बच्चों को। अरे सुना नहीं है, बीसीजी का टीका लगाते हैं, सुना नहीं, सुना होगा। अरे पानी कहाँ से गिर रहा है भाई? अरे वो खुला हुआ है मम्मी, उसको उसको बंद करना पड़ेगा। यहाँ से बंद किया है क्या आपने? उसको बंद करिए तो बाहर से बंद। टंकी में पानी जा रहा है क्या मम्मी? टंकी में पानी जा रहा है? वो ये खुला हुआ है, ये टंकी में जा रहा है। इससे अगर टंकी में नहीं भेजना है तो उसको बंद कर दीजिए, फिर इधर पानी आएगा। अब ये मोटर में जाएगा और मेरे रूम में जाएगा, अब मेरे मुंह रूम में जाएगा। क्यों नहीं आ रहा है? खोलिए, खुला खुला ही नहीं है। नहीं खुला था ना। इतनी स्पीड में पानी आएगा, आप कह रही हो? ठीक है भैया, तो कर लीजिएगा यार, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद में देखें आप, क्या ये जितने भी बैक्टीरिया और कॉलरा और टाइफाइड वगैरह वाले डिसीज है, टाइफाइड और कॉलरा जो है वो किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, वाटर बॉर्न डिसीज है कि एयरबॉर्न डिसीज है, क्या है? लिप्रेसी किसकी वजह से होता है? तो बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, लिप्रेसी वगैरह कोड़, क्या जो कोड़ बोलते थे पहले। तो ये सब कुछ भी अगर मतलब इस तरह का क्वेश्चन आता है, कौन सा बैक्टीरियल है कौन सा वायरल है, तो प्लीज़ इसको जो है आप देखेंगे। फंगल डिसीज भी पूछ रहा है, यानी डिसीज जो है ना, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, फंगल बैक्टीरियल ये सब। तो जो भी आए हुए क्वेश्चन हैं इसमें से
उनको यूपी और ए उसमें ये आप आज ही कर डालिएगा बैठ के, आराम से बैठ के पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। लाइफ़स्टाइल डिसीज़ भी कुछ होते हैं, ठीक है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा जेनेटिक डिसऑर्डर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो बैक्टीरियल, वायरल और इसी डिसीज़ से आते हैं। क्या बैक्टीरियल, वायरल और क्या नाम है आपका प्रोटोजोआज वगैरह से जो भी है, मतलब इस तरह के जो डिसीज़ हैं वही से आते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, मीना माता डिसीज़ वगैरह, हाँ ये मीना माता, इटाई और डायबिटीज़ वगैरह के ऊपर कभी कभी लाइफ स्टाइल डिसीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, और ठीक है, वो मैं हम लोगों ने पहले भी बात कर रखी है, पॉल्यूशन वगैरह की वजह से भी जो बात आती है, बेरी-बेरी, गोइटर वगैरह ये सब, गोइटर वगैरह ये सब जो विटामिन वगैरह की डिफिशियंसी डिसीज़ वगैरह भी कभी-कभी पूछ लेता है, तो पूछता है वैसे तो डिफिशिएंट डिसीज़, लेकिन विटामिन वाले चैप्टर में वो आप देख चुके हो, ठीक है। तो ये जो है मीना-मार्टा डिसीज़ किसकी वजह से होता है, मरकरी की वजह से ऊपर कई बार बात हो चुकी है, तो ये सारा जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा भैया। तो डिसीज़ वाला मैंने बताया था पोर्शन, उसके बाद इंपॉर्टेंट है, तो डिसीज़ वाला पार्ट देख लीजिएगा। उसके बाद फिर कौन-सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, डिसीज़ के बाद मैंने क्या मार्क करवाया था, यानी डिसीज़ देख लिया आपने, मेन चीज़ आप खुद करेंगे घर पे बैठ के आराम से टाइम दें के करेंगे इसको। डिसीज़ वाला पार्ट कर लेंगी, कर लीजिएगा, कौन सा वायरल है, कौन सा किस तरह का डिसीज़ है और कौन सा बैक्टीरियल है, उसमें कुछ को थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो आए हुए क्वेश्चन करिएगा, नहीं तो इतना टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। क्रिस्पर कैस 9 जो है, क्रिस्पर कैस 9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, ये तो आ गया, बायोटेक आ गया है भाई। ये ये तो जीन जेनेटिक है ना, तो जेनेटिक में क्रिस्पर कैस 9 एडिटिंग वगैरह ये सब तो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी वगैरह है। तो ये भी देख लीजिएगा, क्रिस्पर कैस 9 के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके अलावा जो है मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो ये थोड़ा सा देखेंगे आप लोग। और ये जो है इसमें बेसिकली क्या नाम है आपका डीएनए आरएनए की जो एडिटिंग वगैरह होती है, डीएनए की जो एडिटिंग वगैरह होती है, जीन्स की एडिटिंग करते हैं, जो उसमें बीटी ब्रिंजल या बीटी कॉटन वगैरह बना रहे हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। तो उसको आप लोग जो आए हुए क्वेश्चन उनको देख लीजिएगा, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, गोल्डन राइस वगैरह के ऊपर जो हो रहा है, ठीक है। ओके, जिनको टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया देखो। तो अगर ऐसे मतलब डीएनए टेस्टिंग वगैरह, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सी टेस्टिंग होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का कहाँ यूज़ किया जाता है, ऐसे कई बार क्वेश्चन आता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को भैया हम बहुत तरह से डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के साथ साथ बीटी ब्रिंजल तक बनाने में बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये होता है। तो ये बायोलॉजी के कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो जहाँ से क्वेश्चन आपको आता है। मैं इसमें से आपको बता दे रहा हूँ, ये टॉपिक्स पे क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा जो मैंने मार्क करवाया था। उसके बाद टाइम मिले तो कुछ देखना है, नहीं तो नहीं देखना है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन एनीथिंग एल्स अदर देन दैट आई टोल्ड यू, ठीक है। ये वाला जो मैंने टॉपिक आपको बता दिया भैया, इससे ही क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा। तो बायोलॉजी कर लीजिए, फिर साइंस में ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ करें, साइंस में फिजिक्स वगैरह बहुत ज़रूरी नहीं है करना। सेल कर लीजिएगा, हेरिडेटरी, बायो फर्टिलाइजर्स देख लीजिएगा, डाइजेस्टिव न्यूट्रिशन सिस्टम, बाकी फिर नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। और उसके बाद में फिर आप सीधे चले जाइएगा वायरल डिसीज़, बैक्टीरियल डिसीज़, फंगल डिसीज़, पैरासाइटिक डिसीज़, सारे डिसीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में बायोटेक्नोलॉजी, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, गोल्डन राइस वगैरह, इसके ऊपर क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगर आपके पास वक्त मिलता है तो बाकी साइंस पोर्शन देखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, वो आपको जरूरत नहीं है करने की। आपको मेन जो है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में जितने भी क्वेश्चन है वो अगर कर लेंगे तो बहुत ठीक है। उसके अलावा अगर आप फिजिक्स वगैरह में करना चाहें, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर करना चाहें, तो चुन चुन के आप लोग जो है दो चार टॉपिक्स हैं जिनसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक जैसे कि आप जो है आपका अगर क्वेश्चन डिफेंस टेक्नोलॉजी है उससे आप कर सकते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, कंप्यूटर से कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्वेश्चन आ सकता है, न्यूक्लियर से आ सकता है। ऊपर मत जाइएगा, ऊपर के क्वेश्चन आपको फायदा नहीं करेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स से, जो कि साइंस में मैंने पढ़ाया है, न्यूक्लियर फिजिक्स, कंप्यूटर इंफॉर्मेटिक्स से क्वेश्चन करेंगे। स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी से साइंटिफिक, क्योंकि साइंटिफिक इनोवेशन, इससे क्या है ना कि करंट के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये चाहे आपको अगर इसके बायोलॉजी के बाद वक्त मिलता है तो ये वाला पोर्शन करिएगा, ठीक है। आप भी घर पे अगर मैं वक्त मिलता है तो मैं थोड़ा सा करा दूंगा इसको भी। उसके अलावा इसके बाद केमिस्ट्री में जाइएगा, तो केमिस्ट्री के अंदर जो होता है ना वो आप केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली फूड प्रोसेसिंग, न्यूट्रिशन एंड मेडिसिन वाला जो चैप्टर है, ये 8th चैप्टर, अगर वक्त मिले तो इसको कर लीजिएगा, ठीक है। बस, बाकी ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास कि आप इस पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा वक्त दो, तो बहुत ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत नहीं है। आप इस फिजिक्स में ये कर लीजिएगा। केमिस्ट्री के अंदर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह पहले ही बचपन में पढ़ा हुआ है, उतना ही बहुत है, उतना कर लोगे आप। सिर्फ अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ मज़ा आ रहा है, कुछ पढ़ने का मन कर रहा है, तो फ्यूल फ्यूल हो गया, और उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग, न्यूट्रिशन, मेडिसिन, मतलब बस, और उसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा, ठीक है। फर्टिलाइजर्स पढ़ सकते हैं, ओके। लेकिन वो भी बायोलॉजी के बाद प्रायोरिटी ऑर्डर बता दिया है, पहले बायोलॉजी,
बायोलॉजी अगर हो जाता है तो उसके बाद में फिजिक्स में ये वाले टॉपिक्स, उसके बाद में फिर केमिस्ट्री। ओके?